मुखातिब हो। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर रोशन जहां जवाद अहमद शेख की, जिन्होंने 2008 ट्रेन हादसे में अपने दोनों पैर गंवा दिए थे, जिसकी वजह से इन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिर भी इन्होंने हिम्मत जुटाकर अपने ख्वाब और सपनों को पूरा किया और कहा, क्या इंसान का कोई भी पार्ट ना होने की वजह से या डिसेबल होने की वजह से इंसान निकम्मा व नाकारा नहीं होता। आइए जानते हैं इनसे। डॉक्टर रोशन जहां जवाद अहमद शेख, MBBS MD पैथोलॉजी फ्रॉम KEM हॉस्पिटल, मुंबई, परेल। 2008 7 अक्टूबर 2008 जब मैं 16 साल की थी, मैं चलती हुई ट्रेन से गिर पड़ी। उस ट्रेन एक्सीडेंट में मेरे दोनों पैर छीन लिए, 89% डिसेबल हो गई। लेकिन ज़िंदगी उस वक्त रुकी नहीं। मैंने उस चीज़ से फाइट किया, ऊपर वाले पे, अल्लाह पर भरोसा किया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। बचपन से मुझे डॉक्टर बनने का शौक़ था। मैंने 11th क्लियर किया, 12th क्लियर किया और CET एग्ज़ाम दिया। 2011 में CET एग्ज़ाम में 3rd रैंक लिया ऑल ओवर महाराष्ट्र, और बहुत खुश थी मैं कि मुझे MBBS में एडमिशन मिल जाएगा और मेरा ख्वाब पूरा होगा। लेकिन यहाँ पर एक मेडिकल लॉ आड़े आया। मेडिकल लॉ इस प्रकार का था कि कोई भी फिजिकल कैंडिडेट 40 to 70% डिसेबल है तो ही वो एलिजिबल है, बट मुझे ऑन पेपर 89% डिसेबल बताया गया। तो फर्स्ट डे ऑफ काउंसलिंग मुझे मेडिकल में एडमिशन के लिए डिनाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेडिकल लॉ। मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था, कोई भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अल्लाह पर भरोसा था कि अगर मेरी किस्मत में डॉक्टर बनना लिखा है और इतनी मेहनत के बाद मैंने ये रैंक लिया है और मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तो फिर मैंने अल्लाह पे भरोसा किया और एक आखिरी उम्मीद दिखाई दी। मेरे जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है डॉक्टर संजय कंथारिया, उन्होंने मुझे एक आखिरी राह दिखाई कि बेटा आप हाई कोर्ट जाओ। मैंने वो रास्ता नहीं छोड़ा। मैंने अपना आखिरी उम्मीद भी आजमाया और मैं बॉम्बे हाई कोर्ट गई। 2011 अगस्त में मैं बॉम्बे हाई कोर्ट गई और मेडिकल काउंसिल के अगेंस्ट हमने केस फाइल किया। 2 से 3 महीने कोर्ट हियरिंग हुई और उस कोर्ट हियरिंग में बॉम्बे हाई कोर्ट में मेरा पहला केस था कि कोई 89% डिसेबल कैंडिडेट मेडिकल में एडमिशन के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट आया है। तो माई केस वॉज द फर्स्ट केस। मुझे कोई रेफरेंस नहीं था, कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं था मेरे हक में। बहुत ही नामुमकिन बात थी कि मेरे हक में फैसला आता, लेकिन अल्लाह पर यकीन था मुझे। मैंने अपनी 100% दिया था। मेरा एक पैशन था, जो जस्टिस मोहित शाह उस वक्त जज थे मेरे केस के, उन्होंने मेरा पैशन देखा, मेरा यकीन देखा, मुझे ऑब्जर्व किया और सबके अगेंस्ट जाके उन्होंने मेरे फेवर में जजमेंट दिया। 2011 में कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट से जजमेंट लेकर मुझे अकॉर्डिंग टू माय रैंक KEM हॉस्पिटल में एडमिशन मिला MBBS के लिए। 2011 से 2016 मैंने MBBS कंप्लीट किया। बहुत ही कठिन रहा ये सफ़र, बहुत ही पेनफुल रहा, और बाय द टाइम मैंने अपने आर्टिफिशियल लेग से चलना फिर शुरू कर दिया था, तो बहुत ही मुश्किलें आई। लेकिन एक जज्बा था, एक गोल था कि जो लोग एक्सीडेंट के वक्त मम्मी पापा को बातें सुनाते थे कि ये बेटी तुम्हारे ऊपर बोझ बन गई है, डिपेंड हो गई है सब चीज़ों पर, अपने बेड से उठ नहीं पाती है, कुछ कर नहीं पाती है, व्हीलचेयर पे रह गई है, तो मुझे वो सारे लोगों की सोच को बदलना था। तो मैंने बहुत ही कोशिश जारी रखी अपनी। मैंने अपनी जो तकलीफ़ें थी उनसे हार नहीं मानी, उनसे लड़ी, और 2016 में मैंने अपना MBBS फर्स्ट क्लास से कंप्लीट किया। तो ये जो जर्नी थी, मैं एक बहुत ही सोशली वीक बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे जो अब्बू थे वो वेजिटेबल वेंडर थे, तो हमारा फाइनेंशियली जो कंडीशन था वो काफ़ी वीक था। बट ये जब कोर्ट का केस चल रहा था तो उस वक्त मुझे MLA अमीन पटेल सर ने अपनी तरफ से हेल्प का ऑफ़र दिया कि जो भी फाइनेंशियली तुम्हें स्टडी में जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी मैं तुम्हें स्पॉन्सर करूँगा। तो मेरा जो MBBS और MD का जो एक्सपेंसेस रहा, MLA अमीन पटेल सर ने उसको स्पॉन्सर किया। जब MBBS क्लियर किया तो बहुत मीडिया कवरेज मिला और लोगों को बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी लगा। बट मैंने सोचा कि ये मेरी जर्नी MBBS तक नहीं रहनी चाहिए, बिकॉज डिस्पाइट ऑफ डिसेबिलिटी लोगों को लगता था कि एक्सीडेंट के बाद, डिसेबल होने के बाद ये लड़की बोझ बन गई है सोसाइटी पर, फैमिली पर, मुल्क पर। बट जब मैंने ये प्रूव किया कि 89% डिसेबिलिटी के बाद, एक लड़की होने के बाद, एक वेजिटेबल वेंडर की बेटी होने के बाद भी
जब मैं क्लियर कर सकती हूँ एमबीबीएस, तो क्यों आप लोग क्यों नहीं कर सकते, एक नॉर्मल स्टूडेंट क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा मेरा ये जर्नी एमबीबीएस तक नहीं रहना चाहिए, मुझे मेडिसिन की हाईएस्ट डिग्री अचीव करनी है जो एमडी है। तो मैंने उसके लिए अगेन नीट पीजी रैंक दिया और नीट पीजी रैंक मुझे 3rd रैंक आया ऑल ओवर महाराष्ट्र इन पीएच कोटा। आई वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे अब इजीली एडमिशन मिल जाएगा, बिकॉज मैंने रिसेंटली एमबीबीएस क्लियर किया है फर्स्ट क्लास से, इंटर्नशिप की है 30 आवर्स 24 आवर्स। बट यहाँ पर भी वो मेडिकल लॉ मेरी जर्नी के आड़े आया और उस मेडिकल लॉ के आगे बेसिस पर मुझे एडमिशन डिनाई किया गया एमडी में। बट दिस टाइम आई हैव ओनली 2 days और 2 दिन में बॉम्बे हाई कोर्ट जाकर जजमेंट लाना बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ थी। बट मुझे इंतज़ार था कि अगर अल्लाह ने मेरी किस्मत में एमडी बनना लिखा है तो कोई ना कोई तो हेल्प आएगी। बट फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किरीट सोमैया सर का कॉल आया। उनको मैंने जनरली बताया कि ये प्रॉब्लम फेस हो रही है सर। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि कुछ हेल्प होगी, बट उन्होंने डायरेक्ट दिल्ली की फ्लाइट ली और सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर के पास गए। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर के पास मेरा एप्लीकेशन रखा एंड देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर कि बेटा आपका एप्लीकेशन मेरे पास रखा है, हम लोग इसके ऊपर काम करते हैं। बट मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, बस अल्लाह की ज़ात पर भरोसा था कि कोई ना कोई गैप से अगर मदद हुई, एमडी का रास्ता खुला है मेरे लिए, तो कोई ना कोई हेल्प होगी। तो लास्ट डे जब फॉर्म सबमिशन था, मुझे सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ने खुद कॉल करके बताया कि ये जो क्राइटेरिया है 40 to 70% मेडिकल लॉ, ये 20 साल पुराना कानून है और इसे चैलेंज करना हर किसी की बस, इवन तो किसी की बस की बात नहीं होती कि कोई भी लॉ के अगेंस्ट कैसे जाएगा। तो ये जो 20 साल पुराना कानून है, मेरा एप्लीकेशन सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर के पास गया और 2 दिन में वो चेंज हो गया। लास्ट डे फॉर्म फिलिंग पे सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ने खुद मुझे कॉल करके बताया कि आप लैपटॉप खोलो। जब मैंने लैपटॉप ओपन किया तो वो जो लॉ का क्राइटेरिया था जिसकी वजह से मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा था, वो वहाँ से हट चुका था। तो मैं अल्लाह की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ बात शेयर करते हुए कि जो काम बहुत सारे लोगों की कोशिश से नहीं हुआ, मेरे एक एप्लीकेशन के ज़रिए अल्लाह ने वो करा दिया। और अभी वो ये जो चेंज हुआ लॉ, उस लॉ चेंज होने के बाद अकॉर्डिंग टू माई रैंक अगेन आई गॉट एडमिशन इन सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज इन केएम हॉस्पिटल, जो इंडिया का टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज है। तो यहाँ से 2018 में मैंने पीजी में एडमिशन लिया। मेरा ब्रांच है पैथोलॉजी और मैं बहुत ज़्यादा विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह अभी 3-4 महीने पहले ही मैंने एमडी एग्ज़ाम फर्स्ट क्लास पास किया है, 4th रैंक लिया है इन केएम हॉस्पिटल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो ये सारी जो चीज़ें थी, ये सारी जो जर्नी रही है, ये बहुत ही शॉर्ट रही, बोलने में 4 मिनट 5 मिनट लगे। बट ये सारी चीज़ें जब हुई मेरे साथ और एक एक एग्जाम्स आते गए, आजमाइशें आते गई, लेकिन मैंने हार नहीं मारी। मेरे पास एक ही पॉजिटिविटी थी, अल्लाह की ज़ात पर यकीन था मुझे कि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, जो कुछ भी हुआ इसका रिवॉर्ड मुझे मिलेगा। और आज इस प्लेस पर, इस मकाम पर पहुंचने के बाद बहुत लोगों को भी रियलाइज़ होता है और मुझे खुद रियलाइज़ होता है कि मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स बहुत आई, बट उन प्रॉब्लम से मुझे शिकवा नहीं है, उससे ज़्यादा बेटर मुझे मिला जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की। और इस पूरी जर्नी में हमेशा मेरी मम्मी ने जो मुझे 2-3 सेंटेंस बोले थे, जो मैं हर किसी को बोलना चाहती हूँ, कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था मैं इमोशनली, फिजिकली, मेंटली बहुत टूट गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि 16 साल की उम्र में अचानक से 2 पैर चले गए, मैं क्या करूँगी ज़िंदगी भर। मैं सच में फैमिली के ऊपर बोझ हूँ, क्योंकि कोई रास्ता नहीं था। आर्टिफिशियल लेग नाम की चीज़ होती है, ये भी मुझे पता नहीं था। मुझे आइडिया नहीं था कि मैं कभी अपने पैरों पर खड़ी हो पाऊँगी। उस मुश्किल वक्त में जब मैं अल्लाह से शिकवे करती, शिकायत करती कि मुझे ज़िंदा क्यों रखा चलती हुई ट्रेन से गिरने के बाद भी, तो अम्मी ने मुझे कुछ सेंटेंस बोले थे। एक तो मुझे उन्होंने ये बोला कि हम फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम फ्यूचर देख नहीं सकते। और दूसरी बात ये बोली उन्होंने कि हमें अल्लाह के फैसले पर यकीन रखना चाहिए कि अगर मेरे साथ आज ये हादसा हुआ है, 2 पैर गए हैं एक्सीडेंट में, तो इससे बहुत बड़ा मेरे फ्यूचर में रखा है। तो आज उस बात की वैल्यू समझ में आती है मुझे कि सीरियसली 2 मामूली पैर अगर मेरे एक्सीडेंट में गए और उसके बदले मुझे इतनी ज़्यादा इज्जत, शोहरत और इतना बड़ा मकाम मिल रहा है जिसकी मैं हकदार भी नहीं थी, जिसका मैंने कभी ड्रीम भी नहीं किया था, तो ये सीरियसली वर्थ है। तो आप लोग हमेशा अपनी ज़िंदगी में यही एक बात सोच के रखिए कि प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आती है,
मेरी लाइफ में हर तरह की प्रॉब्लम मैंने फेस की, कभी भी हार नहीं मानी, बिकॉज एक पॉजिटिव रीज़न था मेरे पास कि मेरा एक यकीन था जो अल्लाह की ज़ात पर वो बहुत बड़ा है। तो हमेशा इस बात को याद रखिए कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आए उनसे डट कर लड़ना सीखिए, क्योंकि आज से 15 साल पहले अगर मैं 2008 में अपने एक्सीडेंट का रोना रोकर बैठ जाती कि मेरे साथ ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, मैं तो उठ भी नहीं चल सकती, मैं तो बैठ भी नहीं सकती हूँ, तो मैं आज यहाँ पे नहीं होती। या फिर उस वक्त जब मुझे एडमिशन से डिनाई मिला, अगर मैं ऐसे ही दूसरे कैंडिडेट की तरह बैठ जाती तो भी मुझे आज मैं यहाँ एज ए MD पैथोलॉजी नहीं बात कर रही होती। वो जो मेडिकल लॉ है, जो एक इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया कि 20 साल पुराना कानून 2 दिन में चेंज हुआ एक एप्लीकेशन की बिना पर, अगर मैं वो सारी कोशिश नहीं करती तो ये सारी चीजें होती नहीं। तो बात हेल्थ मिनिस्टर कौन थे? वो हेल्थ मिनिस्टर वो JP नड्डा सर। तो बात सिर्फ इतनी है कि आपको अपनी प्रॉब्लम से लड़ने आना चाहिए, कभी भी हार मत मानिए। क्या पता प्रॉब्लम्स के साथ साथ सॉल्यूशन भी आसपास ही होता है, हमें बस हिम्मत करना चाहिए, हौसला करना चाहिए और उसको ढूंढना चाहिए। मेरे जिस जर्नी में हजारों लोगों ने मेरी हेल्प की है, बहुत सारे, मैंने 2-3 नाम ही गिनाए, बट इतने वेल विशर्स है कि मैं आपको नाम नहीं गिना सकती। ये इसलिए पॉसिबल हुआ कि मैंने हार नहीं मानी, अल्लाह की ज़ात पर से यकीन नहीं हटने दिया और सॉल्यूशन को ढूंढा। मैंने अपने आसपास से सॉल्यूशन दिया और आपकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम आए तो सॉल्यूशन आसपास होती है। बस हिम्मत मत हारिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए और अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखिए। जनरेशन स्टूडेंट है, मैं उनको ये एक मैसेज देना चाहूँगी कि हमारे जो मुल्क के हालात हैं, हमारी जो कंट्री जिस तरफ से जा रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बट उनको हम एक ही चीज़ से चेंज कर सकते हैं, वो है एजुकेशन। मैं सारे लोगों को बस यही विनती करना चाहूँगी कि आप लोग एजुकेशन की फील्ड में आगे आओ, बिकॉज एजुकेशन ही एक ऐसा विजन है, एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने मुल्क को सक्सेस की कैटेगरी में खड़ा कर सकते हैं। तो आप लोग जो भी हालात हो, अगर आपको फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम है तो आजकल बहुत सारी NGOs हो गई है, बहुत सारे करियर गाइडेंस प्रोग्राम हो गए, जैसे यहाँ पर यहाँ की जो फाउंडेशन ने एक सेमिनार रखा, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे मैंने देखा है जो एजुकेशन के मामले में हेल्प करने को रेडी है। तो आप लोग सिर्फ ये मत देखिए कि आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स कैपेबल नहीं है हमें पढ़ाने के लिए। गवर्नमेंट में बहुत सारी एजुकेशनल स्कीम आई है, तो आप लोग हर तरह से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बस कोई भी एक माइनर या मेजर एक्सक्यूज देकर हमें अपनी एजुकेशन को बीच में ही ड्रॉप आउट नहीं करना है। एजुकेशन में आगे आओ, हर फील्ड में आगे आओ और अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करो। लेवा जगत यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी बघण्याकरता आमचे चॅनल सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मोबाईलवर बघा ताज्या बातम्या व कमेंट करून प्रतिक्रिया जरूर कळवा। बघत रहा लेवा जगत। धन्यवाद।